सोडी सर, मैं आपके पास आऊं इसके पहले एक बार जरा मनीष से इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी उन्होंने उठाया था। मनीष, एक चीज तो तय है कि इसके कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, वो भी एक प्रोजेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मनीष, क्या नाटो चुप बैठेगा? और अगर ऐसा हुआ, नाटो ने कोई ठोस एक्शन जिसका वो दावा करता रहा अगर नहीं ले पाया, तो नाटो की क्रेडिबिलिटी इस वॉर में क्या और नीचे चली जाएगी? देखिए रवि, इत्तेफाक से TV9 की टीम इस वक्त जहां पर मौजूद है, वहां पर रूस के तमाम सबमरीन हैं, रूस के वो महाविध्वंसक हथियार हैं जिससे नाटो तो छोड़िए पूरी दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है, और वही तकरीबन ताकत नाटो देशों के पास भी है। तो वैसे में लड़ाई चाहे जो शुरू करे, चाहे नाटो शुरू करे, चाहे रूस शुरू करे, या नाटो की क्रेडिबिलिटी से ज्यादा जरूरी है मानवता का बचे रहना, इस दुनिया का बचे रहना। और इसीलिए उम्मीद तो की जानी चाहिए कि G7 के अभी जो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं, लेकिन जो रेड लाइन है मनीष, ये सवाल इसलिए उठा है, आने वाले कई सालों तक याद रखा मनीष, ये सवाल इसलिए उठा है कि नाटो ने एक रेड लाइन खींच रखी थी डे 1 से। अगर आपको याद हो, लगभग साल भर पहले ये नाटो कहता रहा कि हमारी टेरिटरी पर अगर अटैक हुआ तो हम फिर उसी तरह से जवाब देंगे। बस ये रेड लाइन क्या टच हो गई है, और हो गई है तो नाटो के पास विकल्प क्या है? मानवता की रक्षा के लिए तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे गुहार लगाता रहा है, लेकिन शायद अभी सुन नहीं रहा कोई। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, नाटो को भी अभी थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसकी झलक पोलैंड के राष्ट्रपति ने दिखाई है, जब पोलैंड के राष्ट्रपति ने ये बात कही कि मिसाइल तो रूस का ही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि दोबारा ऐसे हमले भी होने वाले हैं। तो वैसी स्थिति में अगर इस तरह का वो दिल दिखाते हैं, तब तो फिर महाविनाश से हम बच पाएंगे। वरना अगर नाटो ये डिक्लेयर कर देगा कि हाँ, ये नाटो पर हमला है और अब हम आर्टिकल 5 के तहत, बिल्कुल जो नाटो का कानून बोलता है, अगर उस हिसाब से करेगा तो फिर पोलैंड के बस में कितना होगा, क्योंकि उनके राष्ट्रपति तो बोल रहे हैं कि अगला हमला होता है तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन डिसाइड क्या, जो बैठक हो रही है, डिसाइड क्या वहीं से होना है? जो G7 की बैठक है, जो नाटो की बैठक हो रही है, इस पर हम आएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर आपको बता दें, पोलैंड में मिसाइल हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान। पोलैंड पर हमला, नाटो पर हमला है, ज़ेलेंस्की ये बोल रहे हैं। नाटो पर हमले का मुंहतोड़ जवाब जरूरी है, ज़ेलेंस्की ये भी बोल रहे हैं। रूस और पुतिन को सबक सिखाना जरूरी है, ज़ेलेंस्की ये भी बोल रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की तो बस ताक पर बैठे हुए थे कि एक मिसकैलकुलेशन, एक जजमेंट एरर हो और उसके बाद रूस को सबक सिखाया जाए नाटो के जरिए। पहले आप देख लीजिए और उसके बाद हमारे मेहमान का रुख करेंगे। आप सुनिए क्या कहा। Дорогі українці, сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу, як в Індонезії завершився. और देखिए सोडी सर, मेरा सवाल आपसे है, ज़ेलेंस्की का ये बयान क्या लग रहा है कि ज़ेलेंस्की तो इस ताक पर बैठे हुए थे, और इस बयान के कितने मायने और क्या कहां तक आप चीजें निकाल कर आप रख सकते हैं? क्योंकि रूस अगर ये बोल रहा है कि उसका हमला नहीं है और ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं रूस ने बड़ा हमला किया, अब जवाब देना होगा, नाटो के पास ये बड़ा मौका है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? करण जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ रूस यूक्रेन का, तब से ज़ेलेंस्की कई बार बयान दे रहे थे ताकि किसी तरह नाटो देश और अमेरिका को उकसा सके और वो भी इस युद्ध में आ सके। आज ये जो मिसाइल हमला हुआ है पोलैंड पे, ये ज़ेलेंस्की को एक अच्छा मौका मिल गया और इसका ये पूरा फायदा उठा रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी वो इसके ऊपर कड़े बयान देंगे ताकि किसी तरह नाटो और अमेरिका को उकसा सकें ताकि वो भी इस युद्ध में आए। क्योंकि ज़ेलेंस्की एक अपनी तरफ ये जीत को महसूस कर चुके हैं, खरसों पे जो उनकी जीत हो चुकी है, ये पूरे युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट है। अब चाहे अमेरिका और चाहे नाटो देश हो, ये भी जानते हैं कि ये अच्छा मौका है ये बात तो जग जाहिर है कि नाटो को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोवोक कर रहा था वो ज़ेलेंस्की थे। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, नाटो के मेंबर्स वहां बाली में मौजूद हैं, ज़ेलेंस्की यहां से बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने लगे हैं। वो सीधे सीधे नाटो की ताकत को चुनौती दे रहे हैं कि भाई करो कुछ, हम तो कब से कह रहे हैं और वो हो गया। क्या ज़ेलेंस्की नाटो का पैदा किया हुआ भस्मासुर है जो अब उन्हीं के लिए संकट पैदा कर सकते हैं?
ये लीडर्स को अंदाज़ा है इस बात का, और इसीलिए वो उस भस्मासुर के हाथ में ऐसा कुछ नहीं दे रहे थे पिछले 8 महीनों में जिससे कि उन पर वो आँच आए, किसी तरह का विस्फोट हो, और इसीलिए केवल और केवल डिफेंसिव वेपन्स ही दिए जा रहे थे यूक्रेन को, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा है कि ज़ेलेंस्की क्या कुछ कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट स्पैन में बहुत गलत और बड़े डिसीजन ले सकते हैं जिसका खामियाजा नेटो कंट्रीज़ को, यूरोपीय यूनियन को भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए अमेरिका ने जो एक स्टेटमेंट दिया था जो बाइडेन ने कि कोई ब्लैंक चेक, फ्री चेक नहीं दिया हुआ है ज़ेलेंस्की को, बहुत कंट्रोल तरीके से, मेजर्ड तरीके से क्या कुछ दिया जाए इस पर चर्चा थी। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग्स का सिलसिला लगातार चल गया, अभी हम एक बड़ी अपडेट भी देने वाले हैं दर्शकों को। जो प्रश्न आपने पूछा था कि किस तरह से G20 पर इसका इम्पैक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल शेड्यूल, पूरा G20 का शेड्यूल, लगभग सारे लीडर्स के द्विपक्षीय वार्ताएं, बायलैटरल शेड्यूल हैव गॉन फॉर अ टॉस। यहाँ पर बिल्कुल तितर बितर हो गया है सारे प्रोग्राम। इनफैक्ट हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी प्रोग्राम के बारे में दर्शकों को अपडेट दे दें। ठीक है, चलिए।